हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम पार्ट 2। इस टॉपिक में आज हम लाइसोसोम्स के कार्यों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले भाग में हमने लाइसोसोम पार्ट 1 में लाइसोसोम्स की संरचना, केमिकल कंपोजिशन का अध्ययन किया। अब हम इस वीडियो में लाइसोसोम पार्ट 2 में फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स को स्टडी करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। पहला इसका मुख्य कार्य है हेट्रोफैगी। हेट्रोफैगी क्या होती है, इसको समझते हैं। बड़े साधारण और सिंपल शब्दों में समझते हैं। इन हेट्रोफैगी the cell digests the foreign or extracellular food material। इस प्रक्रिया में, हेट्रोफैगी प्रक्रिया में, जो कोशिका है वो बाहर के जो मटेरियल है, एक्स्ट्रासेलुलर फूड मटेरियल है, उसको डाइजेस्ट करती है, उसका पाचन करती है। अर्थात यह बाह्य पदार्थों का लाइसोसोमल पाचन कहलाता है। इस प्रक्रिया में कोशिका बाहरी पदार्थों को पचाती है। इन कोशिकाओं को पहले फैगोसाइटोसिस जैसे एंडोसाइटोसिस द्वारा कोशिकाओं में ले जाया जाता है। यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं। फैगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा इसको अंदर की ओर ले जाया जा रहा है, और ये जो बाहरी पार्टिकल है ये फैगोसाइटोसिस वेसिकल्स के रूप में अंदर की ओर पहुंचते हैं। These food material are taken into the cell by phagocytosis। अब जैसे ही ये कोशिका के अंदर पहुंचते हैं, फूड मटेरियल फैगोसोम्स में संलग्न हो जाते हैं, और ये जो फूड मटेरियल है, ये जो बाहर से अंदर की ओर फूड मटेरियल आया, उसको फैगोसाइटोसिस वेसिकल में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये फैगोसोम्स में संलग्न हो जाते हैं। ये कहलाता है फैगोसोम्स। यह वेसिकल लाइसोसोम से जुड़कर एक हेट्रोफैगोसोम्स बनाता है। अब ये जो फैगोसोम्स बना हुआ है ये लाइसोसोम से जुड़ जाता है। ये लाइसोसोम से जुड़कर हेट्रोफैगोसोम्स का निर्माण करता है। लाइसोसोम्स के एंजाइम फूड मटेरियल को पचाने लग जाते हैं। जैसे ही ये लाइसोसोम से जुड़ता है, हेट्रोफैगोसोम्स का निर्माण होता है, और यहाँ से लाइसोसोम्स के एंजाइम्स, जो कि हमने वीडियो भाग 1 में देखा कि बहुत सारे एंजाइम्स इसमें उपस्थित होते हैं, ये एंजाइम्स उसको पचाना प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद पचे हुए खाद्य पदार्थ हेट्रोफैगोसोम्स की झिल्ली की सहायता से साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं और बाद में बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसको कहा जाता है रेसिड्यूअल बॉडीज। और ये पचे हुए खाद्य पदार्थ साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं और वेस्ट जो है ये बाहर की ओर डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। इस प्रकार ये पहली प्रक्रिया है लाइसोसोम्स की, जिसे कहा जाता है हेट्रोफैगी। और इसमें, इस प्रक्रिया में लाइसोसोम्स जो है बाहरी पदार्थों को पचाने का कार्य करता है। इसको कहा जाता है, यह बाह्य पदार्थों का लाइसोसोमल पाचन है। दूसरा जो कार्य है इसका ऑटोफैगी। ऑटोफैगी एक्चुअल में क्या प्रक्रिया है? इस इंट्रासेलुलर खाद्य पदार्थ के लाइसोसोमल पाचन से संदर्भित होता है। तो जो ऑटोफैगी है वह इंट्रासेलुलर खाद्य पदार्थों के लाइसोसोमल पाचन से संबंधित होता है। ऑटोफैगी मीन्स लाइसोसोमल डाइजेशन ऑफ इंट्रासेलुलर फूड मटेरियल। कोशिका के अंदर के जो फूड मटेरियल है उसको पचाने का कार्य लाइसोसोम करता है। इस प्रक्रिया में कोशिका के अंग, मृत कोशिकाओं, कोशिका के मलबे को लाइसोसोम से पचाया जाता है। जैसे कोई कोशिका डेड हो गई, कोई सेल खत्म हो गई, जो उसके डेबरी है
जो उसके कचरे हैं, उसके मलबे हैं, उसको कोशिका से हटाने का कार्य बहुत जरूरी होता है ताकि सेल को अच्छे से कार्य करने में तकलीफ ना हो। तो उसे हटाने के लिए लाइसोसोम इंट्रासेलुलर पाचन करती है, जिसे ऑटोफैगी कहा जाता है। इसमें पचाया जाने वाला अंग एक झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे आइसोलेशन झिल्ली कहा जाता है। तो जिस डेबरी को, जिस कचड़े को, जिस डेड सेल को पचाने के लिए लाइसोसोम एक्टिव होते हैं, वो एक झिल्ली से घेर दिया जाता है, जिसे कहा जाता है आइसोलेशन मेम्ब्रेन। यहाँ पर आप देखिए, ये आइसोलेशन मेम्ब्रेन का निर्माण हो रहा है। जैसे ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो डेड है, उसको पचाने के लिए लाइसोसोम एक्टिव हो जाता है। तो यह जो पचाने वाला अंग है वो एक झिल्ली से घिर जाता है, जिसको आइसोलेशन मेम्ब्रेन कहा जाता है। और यह झिल्ली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ली जाती है या बनाई जाती है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके थ्रू बनाई जाती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये बनाई जाती है। इस प्रकार बनने वाले वेसिकल्स को आइसोलेशन बॉडी कहा जाता है। और ये जैसे ही ये बनता है, ये मेम्ब्रेन, और ये चारों तरफ से इसको घेर के रखती है। देखिए, ये चारों तरफ से इसको घेर के रखती है, इसको कहा जाता है आइसोलेशन बॉडी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी कॉम्प्लेक्स से डेड सेल के कचड़े को पचाने के लिए जब लाइसोसोम एक्टिव होता है तो एक मेम्ब्रेन का निर्माण करता है, जिसे कहा जाता है आइसोलेशन मेम्ब्रेन। और इस आइसोलेशन मेम्ब्रेन के अंदर उस वेसिकल्स को रख दिया जाता है, जिसको पचाया जाना होता है, वो अंदर प्रवेश कर जाता है और इसको कहा जाता है आइसोलेशन बॉडी। अब इसके बाद क्या होता है? आइसोलेशन बॉडी ऑटोफैगिक वेसिकल्स बनाने के लिए लाइसोसोम से जुड़ता है। इसके बाद पचे हुए कण साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। तो जो आइसोलेशन बॉडी है, ये आइसोलेशन बॉडी ये लाइसोसोम से जुड़ता है। और जैसे ही लाइसोसोम से ये जुड़ता है तो इसके जो एंजाइम्स हैं वो इस पचाने वाले पदार्थ के ऊपर सिक्रीट किए जाते हैं, जिसको ऑटोफैगिक वेसिकल्स कहा जाता है, और ये उसको पचाना प्रारंभ कर देते हैं। और जो पचे हुए कण हैं वो साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं और कोशिका घटकों के जैव संश्लेषण के लिए यह प्रक्रिया काफी उपयोगी होती है। इस प्रकार यह जो ऑटोफैगी है, यूटिलाइज बाय द सेल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। तो ये इसका दूसरा कार्य था। तीसरा इसका कार्य है ऑटोलिसिस। थर्ड जो काम है लाइसोसोम्स का वो है ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस रिफर टू द डाइजेशन ऑफ ओन सेल बाय द लाइसोसोम। ऑटोलिसिस क्या है? ऑटोलिसिस वो प्रक्रिया है जिसे डाइजेशन किया जाता है लाइसोसोम्स का ओन सेल्स का। अर्थात इसको हम ये कह सकते हैं, यह स्वपाचन होता है और अपने सेल को पचाने का कार्य करता है। इसे सेलुलर ऑटोफैगी भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में लाइसोसोम अपने सेल के अंदर फट जाता है और एंजाइम निकलता है और सेल को पचाता है। जैसा कि यह अपने स्वयं के सेल को पचाता है, अपने स्वयं के सेल्स को मार देता है, इसलिए इसे आत्मघाती बैग कहा जाता है, सुसाइडल बैग इसलिए ही कहा जाता है। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड लाइसिस मीन्स डाइजेशन। इसलिए यह ऑटो मतलब खुद का और लाइसिस मतलब डाइजेशन, तो अपने ही सेल्स का ये डाइजेशन कर देता है एंजाइम्स के द्वारा, इसलिए इसको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। इट इज सेल्फ डाइजेशन। कुल मिलाकर यह खुद का सेल्फ डाइजेशन होता है। तो यह प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑटोलिसिस की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया जो तब होती है जब एम्फीबिया में मेटामॉर्फोसिस होता है। एम्फीबिया में जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो उसकी जो टेल है रिड्यूस हो जाती है, गिल्स जो है खत्म हो जाते हैं, तो ये अपने ही सेल को पचाने का कार्य कर रहा है। उसी प्रकार मासिक धर्म के समय भी
अपने ही सेल्स को ये पचाने का कार्य करता है। उसी प्रकार इंसेक्ट के मेटामॉर्फोसिस में भी ये लाइसोसोमल ऑटोलिसिस होता है। जैसे एम्फीबिया मेटामॉर्फोसिस में गिल्स खत्म हो जाते हैं, वो सेल गिल्स के सेल खत्म हो जाते हैं, टेल के सेल ऑटोलिसिस द्वारा खत्म हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑटोलिसिस का और ये उदाहरण है। तो इस प्रकार ये जो है ऑटोलिसिस जो है थर्ड इसका मुख्य कार्य था लाइसोसोम्स का। चौथे नंबर पर इसका कार्य आता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है? लाइसोसोम के एंजाइम कोशिका के बाहर आकर भी चारों ओर के पदार्थ को नष्ट करते हैं। मतलब सेल के अंदर तो ये पाचन की क्रिया करते ही हैं, लेकिन सेल के बाहर भी ये पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करते हैं और उनका पाचन भी करते हैं। संभवतः लाइसोसोम पहले कोशिका की सतह की ओर स्थानांतरित होते हैं और इसके बाद वो फटते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं पहले कोशिका की सतह की तरफ स्थानांतरित हो जाते हैं और फिर वो फटते हैं, जिससे उनके एंजाइम्स निकलते हैं। तो ये क्रिया कब होती है? उदाहरण के लिए ये क्रिया जैसे स्पर्म ओवम के पास जाता है और पेनिट्रेशन का जब समय आता है, भेदने का जब समय आता है, तथा इसके जो ओस्टियोब्लास्ट द्वारा होता है, तो ये जब स्पर्म जो होते हैं ओवम को भेदने का कार्य करता है, ये भी जो है इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। और ये प्रक्रिया ओस्टियोब्लास्ट द्वारा अस्थि के पाचन के समय भी होती है। ये कुछ इसके उदाहरण थे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के। तो डाइजेशन ऑफ मटेरियल आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। डाइजेशन ऑफ मटेरियल का पाचन सेल के बाहर, इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कह सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है 5वें नंबर का फर्टिलाइजेशन। निषेचन के समय स्पर्म के शीर्ष पर स्थित एक्रोसोम, तो आपको मालूम है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से एक्रोसोम का निर्माण होता है। ये जो एक्रोसोम्स हैं ये क्या करते हैं? जब फर्टिलाइजेशन होता है तब निषेचन का जो टिप, स्पर्म का जो टिप है, ऊपर का जो कैप है, उसमें एक्रोसोम पाया जाता है। शीर्ष पर स्थित जो एक्रोसोम होता है वो लाइसोसोमी एंजाइम स्रावित करते हैं और जैसे ही ये एंजाइम सिक्रीट होते हैं, ये एंजाइम अंडाणु के चारों ओर, ओवम के चारों ओर एक टिश्यूज का निर्माण करते हैं, ऊतक का निर्माण कर देते हैं। और उसके बाद उस ऊतक को, जो ओवम के चारों ओर जो सेल है, जो टिश्यूज है, उसको घोल देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं और स्पर्म के ओवम में प्रवेश करने में सहायता करते हैं। इस प्रकार ये जो लाइसोसोम्स है ये फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। मतलब शुक्राणु और अंडाणु, स्पर्म और ओवम का मिलन कराने के लिए लाइसोसोमल एंजाइम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। 6वें नंबर पर क्रोमोसोमल ब्रेकेज। ये जो क्रोमोसोमल ब्रेकेज क्या है? गुणसूत्र का विच्छेद। लाइसोसोम के में जो एंजाइम्स होते हैं, जो भी लाइसोसोम में जो एंजाइम्स हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, डीएनएज जो होता है, इस एंजाइम्स के कारण क्रोमोसोम टूटकर पुनर्विन्यास करते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम्स के कारण ही जो क्रोमोसोमल जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, जो क्रोमोसोम्स टूटते हैं, वो लाइसोसोमल एंजाइम्स के कारण ही टूटते हैं और पुनर्विन्यास करते हैं। डीएनएज में 2 सक्रिय स्थान होते हैं जो डीएनए के दोनों रिंग का विच्छेदन करते हैं। इस प्रकार ये क्रोमोसोमल गुणसूत्र का विच्छेद लाइसोसोम करने में सहायक होता है। फिर उसके बाद लास्ट आता है लाइसोसोम्स एंड डिसीज। लाइसोसोम्स के कारण मनुष्य में डिसीज भी होती है। इसमें श्वास के साथ सिलिका, एस्बेस्टन आदि पदार्थों के अंदर जाने पर फेफड़ों में एकत्रित होकर जलन उत्पन्न करते हैं।
इन कणों की उपस्थिति के कारण लाइसोसोमल झिल्लियों की पारगम्यता बढ़ जाती है और लाइसोसोम फट जाते हैं। तो जब हम एयर लेते हैं उसमें बहुत सारे सिलिका जाते ही एयर के साथ में एस्बेस्टस आदि पदार्थ अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण लाइसोसोम एक्टिव होकर उसकी झिल्ली जो है फट जाती है। इसके कारण फेफड़ों की कोशिकाओं का अपघटन होता है और उसमें जलन, स्वेलिंग, उत्तेजना उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जोड़ों में जो सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के क्रिस्टीकरण के कारण जोड़ों में जो क्रिस्टल जम जाते हैं उसके जमा होने के कारण गठिया रोग उत्पन्न होता है और काफी दर्द का एहसास होने लगता है। फैगोसाइट इन कणों को अधिग्रहित करके फट जाते हैं। तो जैसे ही ये फैगोसाइट उन कण को खाकर फटते हैं, ये लाइसोसोम्स एंजाइम निकलते हैं और जोड़ों में दर्द उत्पन्न होता है। तो लाइसोसोम जो है डिसीज भी प्रोड्यूस करती है, कैंसर तक भी ये डिसीज प्रोड्यूस कर देती है। तो कुछ कोशिकाओं में असामान्य गुण सूत्र होते हैं, जो कुछ सेल्स होते हैं उनमें असामान्य गुणसूत्र होते हैं। क्रोमोसोमल असामान्य रूप से लाइसोसोमल के सक्रियता के कारण गुणसूत्रों के विघटन के कारण होती है। मनुष्य में रुधिर कैंसर, रक्त का जो कैंसर का कारण गुणसूत्र 21 में से आंशिक विलोपन होता है। तो इस प्रकार ये कुछ लाइसोसोमल्स के द्वारा डिसीज भी उत्पन्न होती है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से लाइसोसोम्स के फंक्शन को समझा, एक्सप्लेन किया, उसकी स्टडी की। आशा है ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।